डीएचओ सर, चौधरी साहब और आए सभी हुए किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी हूं और जैसा कि सर ने बताया कि मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ हूं या वैज्ञानिक हूं या कह लो शिक्षक हूं, जो भी आप मान सकते हैं। और आज आए हम औद्यानिक फसलों की तकनीकी जानकारी के लिए। तकनीकियाँ समय के साथ विकसित हो रही हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो है शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है ज़मीनें कम पड़ रही हैं और तकनीकियाँ भी वैसी बढ़ रही हैं। आज तो ऐसी तकनीक आ गई है कि हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं, हम वर्टिकल फार्मिंग भी कर लेते हैं। लेकिन हम वहाँ ना जाकर अपने क्षेत्र में जो तकनीकियाँ हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमारा ये प्रश्न उठता है कि जब हम गेहूँ उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, तो औद्यानिक फसलों की ज़रूरत क्यों हम उगाएं औद्यानिक फसलें? तो औद्यानिक फसलें इसलिए हम उगाते हैं क्योंकि औद्यानिक फसलें धान्य फसलों से, गन्ने से लगभग जो है 6 गुना ज़्यादा उत्पादन देती हैं। जितना उत्पादन आप इससे प्राप्त करते हो, अगर आप देखोगे डेटा उठा के, तो आपको पता चलेगा 10% एरिया में औद्यानिक फसलें इन फसलों से ज़्यादा उत्पादन दे रही हैं। 356 मिलियन टन जो है औद्यानिक फसलों का उत्पादन हो रहा है, बाकी सबका 330 मिलियन टन हो रहा है। यानी कि औद्यानिक फसलें जो है उत्पादन देने में ज़्यादा सक्षम है। अब जब ज़्यादा सक्षम है तो किसान भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, जब अच्छी चीज़ है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये फसलें जो होती है बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं। अगर आप इनकी देखरेख नहीं करोगे तो जितना आपको फायदा होगा नुकसान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। और बिना ध्यान दिए, बिना तपस्या किए कोई चीज़ हमें फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए दूसरी चीज़, तकनीकी ज्ञान की भी कमी है। किसान इनके बारे में जानते नहीं, फसल उगा ली लेकिन मार्केट के बारे में नहीं जानते, बेचना कहाँ है। बेचने गए वो ऐसे पैसे बता दिए कि लागत भी नहीं आ रही कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों में आज हम संक्षेप में जो है आपसे चर्चा करेंगे। ज़्यादा बड़ी चर्चा करेंगे तो 2-3 दिन चाहिए, लेकिन हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो है जरूरी, कोई भी फसल उत्पादन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं। पहला होता है बीज, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पौधा हो, अगर बीज अच्छा है तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ होती है उसकी जलवायु। जो इस जलवायु में पौधे उगते हैं वही हम उगा सकते हैं। अगर हम सोचे यहाँ सेब की खेती करें तो खट्टा लगेगा, उसका मार्केट मूल्य जो है कम मिलेगा, तो जलवायु। और तीसरी चीज़ होती है प्रबंधन। तो 3 चीज़ों से मिलकर खेती होती है, उसके बीज से, उसकी जलवायु से और उसके बाद उसका प्रबंधन कर लेने से। तो बीज अच्छा हो, बीज अगर स्वस्थ होगा तो पौधा भी स्वस्थ होगा और उत्पादन भी ज़्यादा देगा। इसके लिए हमें स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत है। स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए जैसे भी डीएचओ सर ने बताया कि खेखड़ा में हमने हाईटेक नर्सरी खोल दी है, लेकिन हाईटेक नर्सरी में भी कभी कभी आप पहुंच नहीं पाए, काफ़ी दूर हैं, तो आपको भी स्वस्थ नर्सरी उत्पादन करना आना चाहिए। तो आजकल की जो एक तकनीकी चल रही है इसको कहते हैं प्रो ट्रे तकनीकी। इसमें ट्रे होती है, चाय वाली ट्रे होती है, सेम वैसी ट्रे होती है, बस उसमें बीच में गड्ढा बना होता है जिसमें आप बीज की बुआई कर सको। और इस ट्रे में हम डालते हैं मृदा रहित माध्यम। 3 माध्यम होते हैं। एक होता है कोकोपिट। कोकोपिट क्या है? यही जो आपका नारियल है, नारियल का जो बाहर वाला भाग फेंक देते हैं उसी के बुरादे को कोकोपिट कहते हैं। उसी को कंप्रेस करके आपको दे दिया जाता है, हर जगह इजीली अवेलेबल है। अगला वर्मीकुलाइट और परलाइट है। ये जो है ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले मिनरल्स हैं और इनमें जो है जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए वो होते हैं। इसके साथ साथ जो है पानी को सोख भी लेते हैं। जब पानी आवश्यकता होती है आपके पौधे को तब ये दे देते हैं। तो इन तीनों को आपको ले लेना है। 3 भाग लेना है कोकोपिट, 1 भाग वर्मीकुलाइट और 1 भाग परलाइट, और तीनों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है ट्रे में भर देना है। ट्रे में भरने के बाद जो है उसमें बीज डाल के सिंचाई कर देना है और उसकी देखरेख करना है। ये बहुत ही आसान है। जो हम बाहर नर्सरी लगाते थे, भूमि में लगाते थे, तो उसमें आप देखे होंगे आर्द्रगलन आ जाता था, पानी ज़्यादा बरस गया, सारी जो है आपकी नर्सरी क्या हो गई, गल गई। आपने अच्छा बीज मंगवाया, किसी ने पूसा से मंगवाया, किसी ने जुगाड़ करके पंतनगर से मंगवाया, तो अपने अपने जुगाड़ हैं सभी के, किसानों के भी, तो वो मंगवाते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्सरी क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसका कारण क्या है? फफूंद लग गई। बारिश जैसे इस बार ज़्यादा हो गई। इतनी बारिश तो कभी मैंने बड़ौत में तो नहीं देखी थी जो इस बार हुई। ड्रैगन फ्रूट इसमें कुछ नहीं लगता, उसमें भी इस बार फफूंद खूब लगा है, अच्छे खासे तरीके से लगा है, क्योंकि बारिश ज़्यादा, जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ फफूंद आएगा। फफूंद आता कैसे है? या तो बीज द्वारा आएगा, या तो मिट्टी द्वारा आएगा, या तो फिर हवा या किसी अन्य माध्यम से आपके पौधे में फफूंद जो है लग जाता है। तो जब हम मृदा रहित माध्यम में लगाते हैं तो फफूंद की समस्या नहीं आती है, जल भराव नहीं होता है। मान लो मौसम खराब हो गया, आजकल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। मौसम विभाग वालों ने मेरठ को 20 तारीख में बंद करवा दिया कि भारी बारिश होगी, उस दिन नहीं हुई।
19 को खूब बारिश हुई। तो यानी कि ये भी प्रिडिक्शन है, मशीनरी से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब बारिश होगी कब नहीं होगी, बस ये है कि हम एक प्रिडिक्शन टाइप दे सकते हैं कि हो सकती है, अनुमान दे सकते हैं। तो वो अनुमान पे ही चलता है, प्रिडिक्शन पे ही चलता है, लेकिन श्योर नहीं कह सकते कि बारिश होगी। तो उस केस में आपकी ये ट्रे है, इनका स्टैंड आता है और एक स्टैंड पे 10 ट्रे आ जाती हैं, और 10 ट्रे का मतलब 1000 पौधे आप मिनिमम मान लो। तो 1000 पौधे उठा के आप जो है अपने अंदर रख सकते हैं, बाहर है वहाँ पे अंदर रख लीजिए, घर के पास रख लीजिए। देख रेख करना, खेत भी नहीं जाना है, आप छत पे भी कर सकते हैं, उगा सकते हैं, या कहीं पे भी उस माध्यम में उगा सकते हैं क्योंकि उसमें मृदा नहीं है। तो आप इस नर्सरी को उगाने का प्रयत्न करें। अगर आप नहीं उगा पा रहे हैं तो आप जो है जो मृदा में उगाते हैं उसको जो है निर्जीवीकृत कर लें। निर्जीवीकृत करने के लिए एक फार्मेलिन आता है, फार्मेलिन एक दवाई का नाम है। 2% जो है फार्मेलिन, 98 भाग पानी और 2 भाग फार्मेलिन ले लो, 2% बन गया सीधा सा। और उसको जो है ले करके जो है हमें उस नर्सरी की जो भूमि है उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, और सिंचाई करने के बाद उस पर एक पॉलीथीन डाल देनी चाहिए 7 दिन के लिए। रोपाई के साथ साथ ही नहीं, पहले रोपाई से पहले की बात बता रहे हैं, रोपाई से पहले की बात। और उसके बाद पॉलीथीन डाल देनी चाहिए, और जब 7 दिन के बाद उस पॉलीथीन खोल के जो है हम धुल देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि 7 दिन नहीं नर्सरी लगाने में, तो आप क्या करो, एक नया केमिकल आया जिसका नाम है सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आप डॉक्टर देखते होंगे कान आन साफ कर देते थे, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बस वो सिल्वर की शक्ति के साथ उसके नैनो पार्टिकल बना के जो है बना दिए। तो उसमें जो है आप तुरंत भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी पौध लगा सकते हैं। फार्मेलिन से कर रहे हैं तो 1 हफ्ता आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो इस विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रो ट्रे वाली बहुत ही आसान है। एक बार आप ट्रे खरीद लोगे, बार बार खरीदने का कोई झंझट नहीं है, उसे ही बार बार आप क्या कर लो, उपयोग में ला लो। तो ये हो गई स्वस्थ नर्सरी उगाने की विधि। दूसरी चीज है हमारी, सर ने बताया कि हम ड्रिप इरिगेशन पे देते हैं सब्सिडी। तो ड्रिप इरिगेशन आखिर हमें करना क्यों चाहिए? तो ड्रिप इरिगेशन इसलिए करना चाहिए कि आप जानते होंगे कि हमारी पूरी पृथ्वी पे जो है लगभग 70% पानी है, और उस 70% पानी में केवल 3% पानी ऐसा जो पीने लायक है और 97% खारा है। 3 में भी 2.5% जो है पहाड़ों पे जो ग्लेशियर है, हिमानी है, उसमें है, अवेलेबल नहीं। केवल जो है 0.5% पानी जो है भूमिगत है, या जो ग्लेशियर से नदियाँ निकल के आ रही उनमें है, वही हम पी सकते हैं। धीरे धीरे पानी की कमी होना शुरू हो गई है। आप देखोगे भारत किस में प्रथम है? गन्ना उत्पादन में। भारत किस में प्रथम है? धान उत्पादन में। भारत किस में है? केला उत्पादन में, मेंथा उत्पादन में। और ये सब ज़्यादा पानी चाहने वाली फसलें हैं। विदेश के जो यूएस के हैं, यूके के हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पानी ज़्यादा चाहती है, इसलिए इन फसलों को उगाकर ना करके भारत से मंगा लेते हैं। भारत का किसान खुश। 1 किलो जब आप धान उगाते हो तो 5000 लीटर पानी लगता है। तो जो 1 किलो धान वहाँ भेज रहा है 5000 लीटर पानी, ये अब अपनी बुद्धि से अनुमान लगा लो। तो ड्रिप सिंचाई क्या है? ये बूंद बूंद करके जो है जड़ों तक जाती है और पौधे को पानी देती है। तो बूंद बूंद करके सिंचाई देने से हम इतना पानी दे रहे हैं तो हमारा पेड़ नहीं बढ़ रहा है, और बूंद बूंद देने से क्यों इसकी उपज बढ़ जाती है, ये भी प्रश्न आना चाहिए। पानी जब हम ज़्यादा दे रहे हैं, खाद ज़्यादा दे रहे थे, तो ज़्यादा हमारी फसल बढ़ रही थी। तो इसमें सबसे पहले क्या, पहले इसको संक्षेप में हम समझते हैं ड्रिप इरीगेशन है क्या। ड्रिप इरीगेशन में एक जो है जल का स्रोत है, कुआं हो सकता है, तालाब हो सकती है, नहर हो सकती है, वहाँ से जो है पानी उठाने वाला पंप लगा होता है, और आगे जाकर उसमें टाइमर लगा होता है कि आप टाइम फिट कर सकते हो कितनी देर पानी देना है। टाइमर के बाद फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, बालू छानने वाला फिल्टर हो सकता है, नमक छानने वाला फिल्टर हो सकता है। आगे फर्टिलाइजर टैंक भी लगा होता है जिसमें आप दवाइयाँ डाल सकते हो, और जिसमें जो है आप जो है उर्वरक डाल सकते हो। पहले जो उर्वरक थे सारे घुलनशील नहीं थे, अभी 4 साल पहले जाओगे तो पोटास और फास्फोरस घुलनशील नहीं आती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बहुत सारे अनुसंधान किए, वो भी अब घुलनशील आने लगे हैं। आप ड्रिप में उनका उपयोग कर सकते हो। तो उस उर्वरक टैंक में उर्वरक डाले जाते हैं, वहाँ से जो है एक मेन पाइपलाइन दी जाती है, और उसके ये जो अंडरग्राउंड रहेगी, जो मुख्य पाइपलाइन रहेगी, और फिर उप पाइपलाइन जो 4 इंची से लगाते हैं वो रहेगी। उसके बाद उसमें से ड्रिपर निकलते हैं। ड्रिपर में छोटे छोटे बटन लगे होते हैं। कोई बटन जो है 1 घंटे में 2 लीटर निकालता है पानी, कोई बटन जो है 1 घंटे में 16 लीटर निकालता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसी फसल वैसा बटन, ठीक है। कम पानी चाहने वाली है तो कम क्षमता वाला बटन लगाएंगे, ज़्यादा पानी चाहने वाली है तो ज़्यादा क्षमता वाला बटन लगाएंगे। अब आपने वहाँ से क्या किया, पानी ड्रिप का चालू कर दिया। पानी जब ड्रिप का चालू किया, जो आप नाली बनाते थे वो पाइप कहाँ है? अंडरग्राउंड है। तो वहाँ पे नाली बनाने में जो ज़मीन जाती थी और जो लेबर कास्ट लगती थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। दूसरी चीज़, जो पानी जो है हम देते थे वो हमारी फसल तो प्राप्त ही करती थी, साथ साथ में खरपतवार भी प्राप्त करते थे। और खरपतवार आप चाहते नहीं हो। जिस खेत में खरपतवार ज़्यादा होगा वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी,
वहाँ कीट ज़्यादा आएंगे। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उसे सिंचाई खरपतवार को भी दे रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो भी खरपतवार पा रहा है। और खरपतवार या बुराई बहुत ही जल्दी बढ़ती है अच्छाई की अपेक्षा। अच्छाई धीरे धीरे चलती है और बुराई काफ़ी तेजी से सामने आती है। तो खरपतवार बुरे हैं, इसलिए काफ़ी जल्दी ही वो क्या कर लेते हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, सिंचाई है और मुख्य फसल से ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। अब वो खरपतवार अगर पानी नहीं पाएंगे, अगर वो फर्टिलाइजर नहीं पाएंगे तो खरपतवार आएंगे क्यों? क्योंकि उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आपकी खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी। जो आप हर्बिसाइड डाल रहे थे, जो उससे कीट आ रहे थे, इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे, वो सब आपको क्या करने पड़ेंगे, कम डालने पड़ेंगे। तो वहाँ पे भी आपकी बचत हो गई। अब सबसे बड़ी बात जो है कि आप वो जो पानी दे रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, वो सभी जितने पौधे हैं उनको बराबर दे रहे हैं। जब एक ही बीज है, एक ही जैसा पानी दे रहे हैं, एक ही जैसी खाद दे रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता भी एक ही जैसी होगी। और गुणवत्ता आप देखे होंगे कि आज अगर सेब का सीजन चल रहा है तो 50 रुपये में सेब मिल जाएगा, 200 में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता पे। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। अगर आलू आप ड्रिप इरीगेशन से उगाते हो, डॉक्टर साहब आलू की जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से बीज रहित जो है, रोग रहित आलू जो है उत्पादन किया जाए। तो आलू जो है उसके 2 रुपये 1 रुपये किलो ज़्यादा आपको भाव देती है, घर से उठा ले जाती है, आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी वो ओजस्वी जो है उपज होती है। इसके साथ साथ जो है आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं, डाल देते हैं लेकिन वो हवा में फिर से उड़ जाते हैं, क्योंकि ये भूमि की निचली सतह में दिए जा रहे हैं, इसलिए उर्वरक भी नहीं उड़ेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब तोड़ विधि का इस्तेमाल करते हैं और ठंड के दिनों में खास करके जाते हैं खेत में पानी लगाए, और खेत में पानी लगाए, घर में आए, रजाई में सो गए, और पानी हमारे खेत में तो भरा भरा पड़ोसी में भी भर गया। और बहुत सारे ऐसे केस हैं, आप उठा के देखोगे भारतवर्ष में, जो इसलिए लड़ाई में हो कि दूसरे ने जो है मसूर बो रखी थी, सरसों बो रखी थी, उसकी भर दिया और आपस में लड़ाई हुई, डंडा हुई, पंचायत हुई, पंचायत से नहीं माने तो सीधे पुलिस में FIR हुई। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उस चीज़ों से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि ड्रिप में टाइमर लगा हुआ है, आप टाइम लगा दीजिए, कोई आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ पानी की बचत आपकी 90% तक, अगर आप ड्रिपर लगा रहे हैं तो 90% तक पानी की बचत होगी। और अगर आप ड्रिपर नहीं भी लगाएंगे तब भी सर ने बताया 10 से 20% आपका पानी बच ही जाएगा, यानी कि 100 लीटर में 20 लीटर तब भी बचेगा। और ड्रिपर लगा देंगे तो 90 लीटर, जो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, आवश्यक होगा। जो पानी के लिए मारामारी 100 साल में होनी, 1000 साल में होगी, अगर 10% आगे उसी हिसाब से आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि जल चक्र भी हमारा साथ साथ में चल रहा है। तो इसीलिए आप अनुदान का लाभ लें। जो छोटे किसान हैं उनको 90% तक अनुदान दे रहे हैं, 100 रुपये में केवल आपको 10 रुपये देने हैं। जो थोड़े से 2 से 5 हेक्टेयर के बीच में है उन्हें जो है 80% तक का अनुदान विभाग की ओर से दिया जा रहा है। तो आप ड्रिप इरीगेशन एक बार अवश्य लगाएं। इसके अलावा बागवानी की बात करें तो सघन बागवानी आ जाती है। पहले हम दूर दूर लगाते थे, जैसे आम को 10 गुणे 10 मीटर पे लगाते थे, ऐसे ही अमरूद की सघन बागवानी की जाती है 6 गुणे 6 मीटर पे, तो अमरूद को लगाते हैं। लेकिन सघन बागवानी जो है वो 2 गुणे 1 मीटर पे लगाई जाती है। 2 गुणे 1 मीटर पे लगाई जाती है। तो पहले अगर 6 गुणे 6 पे लगाते थे तो लगभग 350-400 पौधे आते थे। अब 2 गुणे 1 मीटर पे लगाने पे लगभग जो है 5000 पौधे प्रति हेक्टेयर आ जाते हैं। प्रति पौधे उपज जो है आपको लगेगी कम है, लेकिन अगर आप उसको गुणा करोगे कि 5000 पौधे हैं तो उपज बढ़ जाती है। अगर हम पुरानी विधि से लगाते थे 3 साल बाद हमें उपज मिलना शुरू होती थी, लेकिन इस विधि से जो है 1 साल के बाद ही जो है पहला साल जैसे क्रॉस होगा आपको उपज मिलने लगेगी। तो इस विधि में क्या करना है, आपको 2 पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 मीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखनी है। इसमें फिर आपको क्या करना है, ये कटाई छटाई पे आधारित है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ है इसको आपको काटना चाटना है। जब पहले साल आपने पौधा लगा दिया, इसके बाद 6 महीने 7 महीने हो जाए तो उसे 30 से 40 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर क्या कर देना है, आपको काट देना है। और काटने के बाद जो है उसमें जब ऊपर की शाखाएं, आप पेड़ देखोगे पेड़ ऊपर की ओर जाता है, जब ऊपर से काट देते हैं तो नीचे की शाखाएं निकलती हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन होता है, इसीलिए वो डोमिनेंस होता है। जब ऊपर का राजा हट जाएगा तो प्रजा फैलेगी, सिंपल सी बात है। और जब राजा ही करेगा हुकूमत तो प्रजा दबी रहेगी। वही वाला पेड़ में भी है। अगर एपिकल डोमिनेंस आपने क्या किया, हटा दिया तो नीचे से शाखाएं निकलेंगी। तो केवल एक पौधे में 3 से 4 शाखाएं रखनी है, बाकी सारी शाखाएं जो स्वस्थ नहीं हैं उनको हमें काट देनी है। ये प्रक्रिया हमें साल में 3 बार अपनानी है। वैसे हम आपको रिकमेंड करेंगे 4 बार, क्योंकि बरसात वाला अमरूद जो है इतना अच्छा नहीं होता, उसमें फल मक्खी लग जाती है। फल मक्खी का मैनेजमेंट किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर आप उपज लेंगे, खाना तो साल में उतना ही बनेगा, और उपज लेंगे आप 3 बार,
तो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आपकी जो उपज होगी उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो इसलिए 2 बार जो है आप उसकी उपज ले सकते हो। ठंड वाली अच्छे पैसों में भी जाती है और बरसात वाली में फल मक्खी आ जाती है। उसका भी हम क्या कर सकते हैं, लिफाफे से पैक कर सकते हैं, या बहुत सारे लाइट ट्रैप लगाए जाते हैं जिसमें मिथाइल यूजिनॉल, इथेनॉल, ये सब मेलाथियान डाल के बनाया जाता है। अगर आप सीखोगे, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है हमारे पास, अगर हम करते रहेंगे चलता रहेगा। तो इस विधि से अगर आप उत्पादन लेंगे किसान भाइयों, तो पहले साल से ही आपको मुनाफा होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है 1 साल के बाद से, और बाकी दूसरे वाले में 3 साल। अब जब 5 साल हो जाएंगे तो जस्ट जो है इसका मुनाफा 2 गुना होता है, जो हम 6 गुणे 6 पे लगाए हुए हैं, उससे जस्ट आपको 2 गुना उपज मिलती है। और आपको जब उपज 2 गुनी मिलेगी तो 2 गुने पैसे भी मिलेंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो अगर 6 साल के बाद आप 1 रुपये लगा रहे हैं तो 3 रुपये 75 पैसे आपको मार्केट से मिलेंगे। इतना कोई ब्याज नहीं देता। 3.75 नहीं मिले, चलो 2 ही मिले, दुगुना जो है आपको 1 रुपये लगाने में 2 रुपये मिल रहे हैं, वो भी बहुत होता है। बस आपको देख रेख और प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन बहुत जरूरी है। उद्यान फसलों को अगर आप प्रबंधन नहीं किए, छोड़ दिए, तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। आप मार्केट देख लीजिए कि जिस साल जो है आलू महंगा होगा, अगले साल सारे किसान आलू ही लगा देते हैं, फिर अगले साल सस्ता हो जाता है, फिर आपको बेचना पड़ता है। तो मार्केट पे भी नज़र बनाए रखें कि महंगा है या सस्ता है। सस्ता है तो अगले साल किसान बचता है, कम लगाते हैं तो अगले साल क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ये इसका नियम है।